चलिए देखिए, अब हम देखेंगे अंक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल्स थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक्स। ठीक है, आधारभूत एक में कर दीजिए, या इसी का नाम है अद्वितीय गुणनखंड प्रमेय। इसका इसी का नाम, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को हम कहते हैं अद्वितीय गुणनखंड प्रमेय। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। ये क्या होगा, पहले हम इसको तो समझें कि अद्वितीय क्या होता है। ये होता है जैसे कोई भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या को मिश्रित संख्या भी कहते हैं, उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। वही हो गया ये थ्योरम। भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनफलों संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख देते हैं, वही ये थ्योरम बताता है। जैसे अगर हम कहें कि 12 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो क्या करेंगे? तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम दो विधियों का सहारा अभी हमने पढ़ा है, पहली भाग विधि और दूसरी गुणनखंड वृक्ष विधि। तो ये विधि का प्रयोग बहुत कम करते हैं, भाई भाग विधि सबसे बढ़िया है। भाग विधि का मतलब ये 12 है, इसको ऐसे करिए, एक खड़ी पाई और एक बड़ी पाई, 2 से भाग दीजिए, 2 छक्के 12, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 तिया 3, तब रुकते हैं जब 1 आ जाए, फिर 3 से भाग दिए, 1 आ गया, अब रुक गए। यानी 12 के जो गुणनखंड हुए वो 2 गुणे 2, यही ना है, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 12 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, ये हो गया। यानी 12 के अभाज्य गुणनखंड तो हमने लिख लिया। ये भी देखिए अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये दो तो अभाज्य हो ही गया, दोनों तो है, और 3 भी अभाज्य है। चूंकि अभाज्य संख्याओं को हम जान रहे हैं, 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या हमने पढ़ा, 2 3 5 7 11, इस तरह से अभाज्य संख्या हम लोग पढ़े हैं। तो ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड है, ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। यही ना, सभी अभाज्य हैं, कोई भाज्य तो है नहीं। तो जब सभी अभाज्य गुणनखंड हैं तो इसी को कहते हैं कि ये अद्वितीय है। अद्वितीय है मतलब इसका फिर से गुणनखंड नहीं कर पाएंगे। जैसे 3 का गुणनखंड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, 2 का गुणनखंड कर पाएंगे, नहीं। जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो या तो 1 से विभाजित होंगी या तो स्वयं से विभाजित, उसका गुणनखंड कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर इस 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, यानी 4 गुणे 3 लिख दिए, तो इसमें क्या अंतर है? ये देखिए 4 जो है ये अभाज्य नहीं है, ये क्या है? भाज्य। ये क्या है? भाज्य। तो जब कहीं से भी भाज्य आ गया, अभाज्य नहीं है, अगर ये भाज्य हो गया तो इसका मतलब ये अद्वितीय नहीं है। क्यों? क्योंकि अभाज्य गुणनखंड नहीं, अभाज्य गुणनखंड नहीं। अब हमें लगता है समझ गए होंगे, जब अभाज्य गुणनखंड रहेगा तभी वो अद्वितीय होगा, लेकिन अभाज्य गुणनखंड नहीं रहेगा तो वो अद्वितीय नहीं रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, एक भाज्य है और एक अभाज्य है। तो जब भाज्य और अभाज्य दोनों हैं तो अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ। तो कहीं से भी भाज्य नहीं होना चाहिए। जैसे 12 का अगर हमने लिख दिया 6 गुणे 2, ये भी अद्वितीय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी देखिए क्या है? भाज्य। तो जब तक भाज्य रहेगा तब तक अद्वितीय नहीं बनेगा। तो अद्वितीय होने का मतलब सभी अभाज्य, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये 2 गुणे 2 गुणे 3, ये भी अभाज्य। इसको नहीं लिखे हैं तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा,
ये भी अभाज्य, ये सभी अभाज्य हैं, तो ये अद्वितीय होगा, इसीलिए इसे अद्वितीय गुणनखंड यानी गुणनखंड करिए अद्वितीय यानी अभाज्य गुणनखंड करिए। तो ये हो गया भाज्य और अभाज्य। तो इसमें प्रमेय में बस यही है कि जो संख्या दी गई है उसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, चाहे भाग विधि से करिए चाहे गुणनखंड वृक्ष। तो ये विधि तो कोई, इसको रहने दीजिए, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, मतलब ज्यादा तामझाम है, बस ऐसे कर दीजिए। ये भाग विधि वाला ये सबसे बेस्ट है, ये भाग विधि, ठीक है, ये सबसे बेस्ट है भाग विधि। कोई भी संख्या दी रहेगी उसका अभाज्य गुणनखंड बना लीजिए, वही हमारा हो गया अद्वितीय गुणनखंड प्रमेय। ठीक, एक आध और ले लें ना, कि 1470 को के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए 1470 को। तो हम देखिए गुणनखंड विधि से नहीं करेंगे, ठीक है, हम अपना लगाएंगे भाग विधि, ठीक, क्योंकि भाग विधि हमारे लिए ज्यादा आसान है। तो 1470 को हम भाग विधि का इस्तेमाल करेंगे। देखिए हम लोग वो नहीं, ये भाग विधि, ये जो भाग विधि है इसका हम हर जगह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लॉसा मसा निकालने जाएंगे, गुणनखंड करने जाएंगे, गुणनखंड वृक्ष भी बनाने जाएंगे, हर जगह इस्तेमाल होगा। तो 2 से भाग दीजिए पहले। क्या करते हैं, अभाज्य संख्याओं से भाग दे, 2 से, 3 से, 5, 7, 11, इनसे भाग देना चालू करते हैं। तो सबसे पहले 2 से भाग दीजिए। तो 2 से भाग चला जाएगा, 0 है, 2 7 14, 2 3 6, 2 5 10, फिर 2 से तो नहीं आ जाएगा, 3 से देख ले, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 पीछे 15, फिर 3 आठे 24, 3 से नहीं जाएगा, 2 से तो जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता, 3 आठे 24, 3 से भी नहीं जाएगा। जब 2 से नहीं गया, 3 से नहीं गया, तो किससे देखें, 5 से देखें, 5 चौका 20, 5 से तो चला जाएगा, 5 9 45, 49 आ गया। तो 3 इकाई 3 से भी नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 7 49। जब 1 आ जाता है तो रुक जाते हैं 7 का हिसाब, यानी 1470 का भाज्य गुणन 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7, इसको गुणा कर देते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। देखिए ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड। क्यों, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी सभी है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तरीका ये भी हो सकता है, और एक 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे, देखिए अगर कोई संख्या रिपीट होती है, 2 बार लिखी है, तो उसको उसके घाते क्या लिख देंगे, 7 के घाते 2, ये भी सही है, ये भी अभाज्य गुणनखंड है, ऐसा नहीं कि बदल गया, अभाज्य गुणनखंड, ठीक। तो ये भी है, तो घात के रूप में लिख सकते हैं। घात के रूप में कैसे लिखते हैं, जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए x है, का 2 बार गुणा है तो उसको कहते 2, 3 बार गुणा करेंगे तो घाते 3, जितनी बार गुणा करेंगे उतना ऊपर लिख देंगे। यहाँ पर 2 बार गुणा है तो 2 लिखे, तो मान लीजिए x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x, 1 2 3 4 5 बार गुणा है तो x के घाते, अच्छा ये घातांक का नियम है, ठीक। इसकी घात 2 है, घात कितनी है 2, इसकी घात कितनी है 3, इसकी घात कितनी है 5। तो बस यही है, 1470 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने का मतलब, उसको भाग विधि से कर दीजिए, जितनी से भाग देते हैं हम, 2 से भाग दिए, फिर 2 से नहीं किया, 3 से दिए, फिर 5 से दिए, फिर 7 से दिए, फिर 7 से दिए, इन सबको गुणा करके हम लिख दें, यही है हमारा भाग विधि, और किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना, ठीक है। इसी तरह से हम किसी भी संख्या का निकाल लेंगे। एक प्रश्न आया है, वो काफी इंपॉर्टेंट है,
2022 में दूसरा प्रश्न देखिए, 144 संख्या के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताइए। उसकी घात कितनी है, यानी 144 का पहले तो अभाज्य गुणनखंड करिए, उसके बाद उसकी घातों को जोड़िए। वो जोड़ने पर 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है या 6 आता है। ठीक है, तो पहले तो हम सीखें कि 144 का अभाज्य गुणनखंड करना है ना, करेंगे। पहले अभाज्य गुणनखंड तो करें, उसके बाद घात की बात है। तो अभाज्य गुणनखंड हम करें, जैसे जो हमारा मेथड है 144 कैसे करेंगे। अभी हमने बताया था कि जो भाग विधि है वो सबसे बेस्ट है। ये भाग विधि, इसका हर जगह इस्तेमाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आया है आपके 2022 में भी आया है और 23 में भी आया है। ठीक है, चलिए तो 2 से भाग दें, 2 सते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग दें, 2 तिया 6, 2 छके 12, 2 से भाग 2 इकाई 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग दें, 2 9 18, फिर 3 से जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 त्रिक 9, एक आ गया, स्टॉप हो गया। 72, 36, 18, 9 और 3, यानी 144 का जो गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, वो होगा, इन सबको गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं, 2 का 1 2 3 4 बार गुणा है, 2 के घाते 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी हमने देखा है कि x का x गुणे x है तो x के घाते 2, x का 4 बार गुणा किए तो इसका मतलब इसके घाते क्या हो जाएगा, 4। तो 1 2 3 4 ये हो गया। 3 का 2 बार गुणा किए, 3 के घाते 2 हो गया। तो हमसे कह रहा है अभाज्य गुणनखंड करिए और घातों का योग बताइए। हमसे क्या पूछा, घातों का योग। तो देखिए यहाँ पर घात कितनी है, यही अपनी घात है, 2 के घात है 4, 3 के घात है 2। ठीक, तो घातों का योग अगर हमें कहेगा तो घातों का योग का मतलब ये 4 जोड़ दें और 2 जोड़ दें, कितना हो गया, 6। ठीक, तो यही हो गया। तो अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, उसके बाद जो घात रहेंगे उनको जोड़ देंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 के घाते 4 है, यहाँ पर 3 के घाते 2 है। मान लीजिए कोई हमने अभाज्य गुणनखंड किया, तो अभाज्य गुणनखंड आ गया अपना 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर घात कितना, 2 का 2 बार गुणा है, यानी 2 के घाते 2, 3 का 2 बार गुणा है, 3 के घाते 2, और 5 अकेले है। तो यहाँ पर घातों का योग क्या होगा, यानी ये 2 और 2, यहाँ पर क्या होगा, अगर कहीं यक्स लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब उसके घात कितना है, 1। तो 5 के घाते कितना हो गया, 1। यहाँ पर इसके घाते 1 है, कितना हो गया, 5। 2 इसका 2 इसका, और जो अकेला है उसकी घाते क्या होती है, 1। तो इसकी घात कितनी हो गई, 5। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करके हमें पूछ देगा कि घातों का योग बताइए। पूछा भी है, 22 में भी पूछा है, 2022 में और 2023 में। तो कर लेंगे घातों का योग। पहले अभाज्य गुणनखंड करिए, उसके बाद उसकी घात बनाइए, घात बनाने के बाद जो घात बन है उसको जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पर हमने 144 का गुणनखंड किया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 3, यानी 2 के घाते 4 बार गुणा है तो 4, 3 का 2 बार गुणा है तो घाते 2। तो घातों को देखिए, 4 और 2 कितना हो गया, 6। इस तरह से हो सकता है कोई अकेले आए, अकेले आएगा तो उसके घात क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो प्रश्न है कि 156 का
अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 156 का उसी तरह से भाग दे देंगे, फिर उसके बाद गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे, जो घात आएगा इसमें से जो मैच करेगा वही होगा। करेंगे तो इसका कौन सा उत्तर होगा, ये होगा 2 के घाते 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी दूसरा वाला, बी वाला। ठीक है, कर लेंगे, इसको कर लीजिएगा होमवर्क के रूप में। 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2022 में भी आया है और 23 में भी आया है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये व्याख्या कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 एक संयुक्त संख्या है, यानी एक भाज्य संख्या है। तो इसको देखिए हम लोग कर चुके हैं। इस सवाल को हम लोग जब भाज्य संख्या पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोग पढ़े हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। अभी हमने पढ़े कि भाज्य संख्या का मतलब अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। ये जो अपनी भाज्य संख्या है वो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होती है। इसको हम लोग जब भाज्य संख्या पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग लगाए हैं, क्या किए थे कि इसमें एक कॉमन होता है, जो इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। बस सरल करना है, सरल कर देंगे गुणनखंड हो जाएगा। 7 को बाहर निकालिए तो 3 गुणे 5 धन 1, 7 गुणे कितना हो गया, 3 25 15 1 16। ये देखिए अभाज्य है और ये क्या है, भाज्य है। तो अभी हमारा सलूशन नहीं हुआ। जब भाज्य संख्या दिखाना है तो उसको अभाज्य के रूप में तोड़ना होगा। तो इसको अभाज्य के रूप में तोड़िए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में 16 को 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 और 1, यानी 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो ये हमारा हो गया 7 गुणे 16 हमारा आया था। तो 7 गुणे हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको ये लिख सकते हैं। अब देखिए ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। तो इसका मतलब क्या होगा, 7 गुणे यहाँ पर 2 के घाते क्या हो गया 4, यही तो हो गया अभाज्य गुणनखंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या है ये क्या है, भाज्य संख्या। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए, यानी जो हमारी संख्या है वो क्या है, भाज्य संख्या है। यानी हम कह सकते हैं कि 3 गुणे 5 गुणे 7 7 एक क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या के लिए कुछ नहीं करना, जो कॉमन निकलेगा उसको कॉमन निकाल के सरल कर दीजिए। ये देखिए अभाज्य है तो उसको तब तक तोड़ेंगे जब तक वो भाज्य के रूप में न टूटे। 7 गुणे 16 है तो 16 को हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इन 2 के घाते 4 के रूप में। अभी 7 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो अपनी संख्या है, ये भी कह सकते हैं संख्या में 7 और 2 से भाग जाएगा। तो अभाज्य के लिए क्या है, अभाज्य के लिए क्या है, एक व स्वयं से भाग जाना चाहिए। यानी संख्या जो है, संख्या में 1 से भाग जाना चाहिए और स्वयं से भाग जाना चाहिए। तो 1 और स्वयं के अलावा किससे जा रहा है, 7 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, भाज्य संख्या। इसको हम लोग पढ़े भी हैं भाज्य संख्या वाले में भी, ठीक है। लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत पूछता है, ठीक है। चलिए चलिए, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये थोड़ा सा इसमें दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें क्या करना है कि दिखाइए प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 के घाते n का मान 0 और 5 पर समाप्त नहीं हो सकता। पहले अच्छा ये देखिए, मान लीजिए अगर हमारा ये नहीं होता,
अगर मान लीजिए 20 होता, पहले समझिए बात को, संख्या 20 क्या है, 20 का गुणनखंड करिए तो हम ऐसे कर सकते हैं, 20 2 10 2 5 और 2 5 1, तो 20 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी 2 के घाते 2 गुणे 5, ये 20। ठीक है, तो ये अपनी संख्या है, संख्या है, उसमें इकाई क्या है, संख्या कितनी है, 20 में इकाई क्या है, 0 है, यही ना, 20 में ये इकाई हो गया और ये क्या हो गया, दहाई हो गया, तो इकाई 0 है। अगर मान लीजिए अब 25 होता, अब हम करने नहीं जा रहे हैं, 5 गुणे 5 यानी 5 के घाते 2, ठीक, तो 25 में इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो अगर हम कहें कि 20 और 25 में 5 से भाग जाएगा कि नहीं, तुरंत कह देंगे कि जाएगा। 20 और 25 में 5 से भाग जाएगा कि नहीं, जाएगा। 5 का 20, 5 5 25, लेकिन आया कैसे, कैसे पता चला कि 20 का जब भी अभाज्य गुणनखंड किए हैं उसमें क्या आया है, 5। 25 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं उसमें क्या आया है, 5। तो 20 और 25 दोनों के अभाज्य गुणनखंड में 5 आया है, ठीक। और इकाई का अंक क्या है, 0 है और 5 है, यानी अगर इकाई 0 है और 5 है, इकाई का अंक, इकाई का अंक जैसे 20 में क्या है, 0 है, 20 में इकाई क्या है, 0, 25 में इकाई क्या है, 5। तो अगर इकाई 0 है और 5 है तो 5 से भाज्य होगा। उसके साथ साथ कोई संख्या अगर 5 से विभाजित होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए, ठीक। अगर कोई संख्या 5 से विभाजित होती है तो इसका मतलब उसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए, उसमें 5 आना चाहिए। या तो इकाई पर 0 और 5 तब आएगा जबकि वह 5 से विभाज्य होगा, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए, ठीक। तो ये हमने समझाया है केवल ये समझने के लिए कि 20 में 5 से भाग चला जाता है, क्यों, क्योंकि 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 है, 2 के घाते 4, 2 गुणे 2 गुणे 5, इसमें 5 आया ना, 25 में 5 आया। तो किसी संख्या में अगर 5 से भाग चला जा रहा है तो इसका मतलब उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 आना चाहिए, एक सीधी सी बात, ठीक। चलिए, ये सब ढाबा खाबा से कोई मतलब नहीं है। तो इतना तो हम समझ गए कि 20 और 25 में 5 से भाग जाएगा, इतना तो समझ गए, ठीक। या इसको कहें कि इकाई 0 होगा या 5 होगा, है ना, जिसका इकाई 0 होगा या इकाई 5 होगा, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 से भाग जाएगा। या इसको कह सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड में
5 आना चाहिए। अगर किसी का गुणनखंड करेंगे, अगर वह 5 नहीं आया तो इसका मतलब वह 5 से विभाज्य नहीं है। चलिए, अब 12 की घातीय n प्राकृतिक संख्या n के लिए, n को एक के लिए भूल जाए, n के लिए 12 की घातीय n का मान 0 और 5 पर समाप्त नहीं हो सकता, या इसको हम कह सकते हैं कि 5 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो वह 5 से विभाज्य नहीं है। चलिए, तो देखिए, इसी वजह से यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब पहले समझिए कि प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 की घातीय n का मान 0 और 5 पर समाप्त नहीं हो सकता, यानी वह 5 से विभाजित नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 12 की घातीय n 5 से विभाजित नहीं है, ये हमको बताइए। यही ना हुआ, 5 से विभाजित नहीं, यानी इकाई 0 और 5 नहीं है, या 5 से विभाजित नहीं है। तो 12 का पहले गुणनखंड करिए। 12 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करें, उसमें कहीं 5 दिख जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। चलिए, 12 का गुणनखंड 2 के 12 2, यहाँ 6 1, यानी 12 का गुणनखंड किए तो 2 गुणे 2 3। ठीक, यानी 2 की घातीय 2 गुणे 3। इसमें कहीं 5 दिखा? नहीं दिखा। अब हम 12 की घातीय n कर दें, इसका मतलब 2 की घातीय 2 गुणे 3, इसके घातीय n करना है। अब देखिए, ये घात का कुछ नियम है, वो समझ लीजिए। इसको मिटा दें, नहीं इसकी जरूरत पड़ेगी अभी। जैसे देखिए, x के घातीय 2 है, इसके घातीय n करते हैं तो इन दोनों घातों, जैसे घात के ऊपर घात है तो इसका गुणा कर देंगे, x के घातीय 2n, यानी इसका गुणा हो जाता है घात के ऊपर घात। अगर मान लीजिए x की घातीय n है तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा। तो घात के ऊपर घात रहता है तो घातों का गुणा, यानी घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाता है, ये याद रखिए। अब देखिए, ये 2 के घातीय 2 गुणे 3 है, यानी 2 के घातीय 2 के घातीय n हो जाएगा, गुणे ये 3 के घातीय n हो जाएगा। तो 2 के घातीय, घात के ऊपर घात है यानी घात का गुणा हो गया, गुणे 3 के घातीय n। चलिए, तो देखिए, ये अभाज्य गुणनखंड में कहीं 5 दिख रहा है? कहीं नहीं है। अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः 5 नहीं है। अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है तो इसका मतलब 5 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब 12 की घातीय n 5 से विभाज्य नहीं है। या इसे हम कह सकते हैं कि 12 की घातीय n का मान 0 और 5 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, इसका मान 0 और 5 पर समाप्त नहीं होगा। तो यही है, बस इस तरह के प्रश्न में इसको देख के घबराना नहीं है, इसको 12 ही समझिए, n को छोड़ दीजिए, 12 समझिए, 12 का गुणनखंड करिए, यही पता चल गया कि हमारा प्रश्न गलत है, कहीं 5 दिखाई नहीं दिया। अब घात के n किया है तो n कर दीजिए, क्या दिक्कत है। 2 के घातीय 2 गुणे n, घात के ऊपर घात रहता है तो इसको अलग कर देंगे, 2 के घातीय 2 के घातीय n, यानी घात के ऊपर घात रहता है तो घातों का गुणा होता है, 3 के घातीय n। कहीं भी देखिए 5 नहीं है, अगर 5 होता
5 होता तो 5 से भाग चला जाता, 0 होता 5 होता, यानी 0 या 5 पर समाप्त होता तो 5 से भाग चला जाता। तो इसका मतलब कि इसमें कहीं 5 नहीं है, अभाज्य गुणनखंड की 2 से भाग चला जाएगा, 3 से भाग चला जाएगा, लेकिन कहीं 5 देखिए 2 है 3 है, तो 2 और 3 से भाग चला जाएगा लेकिन 5 से भाग नहीं जाएगा। तो इसका मतलब कि इस यह 12 की घातीय n जो संख्या है वह 5 से विभाजित नहीं है। तो 5 से विभाजित नहीं है, तो 5 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब इकाई का अंक क्या होगा, 0 और 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 से विभाजित के लिए इकाई क्या आना चाहिए, 0 और 5 आना चाहिए। तो प्रश्न ऐसे भी हो सकता है, प्रश्न ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि देखिए एग्जाम में किसी तरह से पूछ सकता है, दिखाइए कि प्राकृतिक संख्या 12 की घातीय n का मान 5 से विभाजित नहीं है, तो 5 से विभाजित नहीं है तब भी यही करेंगे। कहेगा मान 0 और 5 पर समाप्त नहीं होगा तब भी यही करेंगे। इसी मान को चेंज कर देगा तब भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, वही 12 की घातीय n है, अगर कहता कि 3 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है तो हो जाता, क्योंकि इसका गुणनखंड हम लोग किए थे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 के घाते 2 गुणे 3, घाते n कर दीजिए, बारह के घाते n करेंगे तो 2 के घाते 2 गुणे 3, ये n अभी अभी मैंने किया था, 2 के घाते 2n गुणे 3 के घाते n, तो इसमें 2 से भी भाग चला जाएगा, 3 से भी भाग चला जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा देखिए, एक प्रश्न और देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 के घाते n 0 पर समाप्त हो जाती है। 4 के घाते n यानी n का कोई ऐसा मान है कि वह 0 पर समाप्त हो जाएगा। देखिए 4 के घाते n 0 पर समाप्त हो जाएगा n के किसी भी मान के लिए, फिर वही बात, ठीक है, फिर वही मैटर है कि n के किसी मान के लिए 0 पर समाप्त होगा, या इसको हम कह सकते हैं कि 5 से विभाज्य होगा। चेक करना है कि मतलब 0 पर समाप्त होगा तो 5 से भाग चली जाएगा। चलिए, या 0 पर भी समाप्त कर सकता है, या ये भी कर सकता है कि 5 पर समाप्त होगा, या इसको कह सकता है इकाई का अंक 0 या 5 होगा। ये पूछ रहा है, कुछ भी पूछ सकता है ना। 0 पर समाप्त होने का मतलब वही है कि 5 से भाग जाना चाहिए, या 5 पर समाप्त होगा तब भी 5 से भाग जाना चाहिए, या इकाई का अंक 0 या 5 होगा। देखिए कई सवाल बन जाएंगे यहाँ से, एक सवाल ये हो गया, दूसरा सवाल ये हो गया, और तीसरा सवाल ये हो गया, और चौथा सवाल ये हो गया। सबका मतलब वही है। हमने क्या बताया, अभी गुणनखंड करिए, गुणनखंड कर लीजिए, 2 दूना 4, ये तो बहुत छोटा नहीं का हो गया, यानी 4 का गुणनखंड किए तो 2 गुणे 2 आया, ठीक। 4 के घाते n करिए, ठीक। पहले तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 के घाते 2, 4 बराबर। अब 4 के घाते n करिए तो वही चीज, यानी घात के ऊपर घात, यानी 2 के घाते 2n आ गया। अब देखिए ये जो संख्या है, इस संख्या में केवल 5 से भाग जाएगा कि नहीं, देखिए 2 से भाग चला जाएगा, 2 से तो चला जाएगा, लेकिन
5 से भाग जाने के लिए यहाँ पर 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो अभाज्य गुणनखंड में 0 अभाज्य n का कोई भी मान रखेंगे, n का कोई भी मान रखेंगे, n का मान 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, कुछ भी रख के देख लीजिए। 0 रखेंगे 2 के घाते 0 यानी कितना आ गया 1, 1 रखेंगे 2 के घाते 2n, n बराबर 0 रखेंगे तो 2 के घाते 2 गुणे 0 यानी 2 के घाते 0, किसी संख्या का 0 यानी 1 आया। n का मान 1 रखेंगे तो 2 के घाते 2 गुणे 1, 2 के घाते 2 कितना आया 4 आया। n का मान 2 रखेंगे 2 के घाते 2 गुणे 2 यानी 2 के घाते 4 यानी 16 आया। तो कभी भी इसका मान 0 पर समाप्त नहीं होगा, यानी 0 पर समाप्त नहीं। तो जब 0 पर समाप्त नहीं होगा तो कहेंगे कि यह 5 से विभाजित होगा, तो 5 से विभाज्य नहीं, 5 से विभाज्य नहीं। ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि इकाई का अंक 0 और 5 नहीं। तो इस तरह से कर लेंगे। गुणनखंड करिए, गुणनखंड में कहीं भी 0 नहीं आ रहा है, सॉरी 5 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यह 5 से विभाजित नहीं है। 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 5 से विभाजित नहीं है तो 0 पर समाप्त होने का सवाल नहीं पैदा होता। तो इस तरह से कोई भी प्रश्न आएगा कर लेंगे। इसमें घुमा फिरा के भी कुछ थोड़ा बहुत पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए एक प्रश्न है इसी का कि किसी संख्या को अपने साधारण रूप में लिखिए। किसी संख्या n को साधारण, जिसका अभाज्य गुणनखंड दिया है n बराबर 2 के घाते 7 गुणे 5 के घाते 6 गुणे 13 जी, इसको हमको साधारण रूप में लिखना है। तो इसमें है क्या, एक तो तरीका है ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे हैं, तो 2 के घाते 7 2 का 7 बार गुणा करिए, 5 का 6 बार गुणा करिए, फिर 13 का गुणा करिए। एक तो ये तरीका है, ठीक है, कि 2 का 7 बार गुणा करिए, 5 का 6 बार गुणा करिए, 13 का गुणा कर दीजिए फिर उसमें। और एक दूसरा तरीका है कि देखिए 5 है और 2 है, घात का पहले हम थोड़ा सा ये देख लें कि देखिए 2 के घाते अगर x के घाते a गुणे x के घाते b, यानी दोनों का आधार अगर समान रहता है तो दोनों जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये देखिए 3 ठो भी रहेंगे, एक x के घाते a, x के घाते b गुणे x के घाते c, तो ये सब जुड़ जाएंगे। तीनों का नीचे वाला यानी आधार समान है तो ये सब जुड़ जाएंगे। तो देखिए हमें 10 की घात करना आसान, 10 के घाते 2 करेंगे तो 1 पर 2 जुड़ा, 10 के घाते 3 करेंगे तो 1 पर 3 0, 10 के घाते 6 करेंगे तो 1 पर 6 0, ये हमें पता है। तो हम इनको क्या करेंगे, देखिए कहीं ना कहीं से 10 बनेगा, 5 है 2 है, यानी 5 और 2 का गुणा कर देंगे तो 10 बन जाएगा हमारा। ये उस तरह से दिया रहेगा कि आपको 10 के रूप में बदल जाएगा। 10 के रूप में बदलने का मतलब या तो 10 का गुणनखंड करेंगे तो 5 2 होगा, 100 के रूप में रहेगा तो 50 और 2 रहेगा, या 100 के रूप में रहेगा तो 25 और 4 के रूप में रहेगा। तो इस तरह से रहेगा कि हम उसको 10 के घात के रूप में तोड़ लें। 10 का घात बनाने के लिए 5 और 2 रहेगा, 100 का घात बनाने के लिए 50 और 2 रहेगा, 100 का घात बनाने के लिए 25 और 4 भी रह सकते हैं।
अब देखिए, अब इसको हमको क्या करना है, क्योंकि देखिए हमने देखा है कि अगर आधार समान रहेगा तभी जुड़ेंगे। तो अगर हम आधार समान करें तो देखिए हम 2 के घाते 5 गुणे 2 के घाते 2 ऐसे कर सकते हैं, गुणे 5 के घाते 6 गुणे 13। चलिए तो एक और नियम देखिए, ठीक है। यहां पर अगर नीचे का समान है तो वो जुड़ गया। अगर मान लीजिए ऊपर का समान है a के घाते x, यानी नीचे का भिन्न हो a के घाते x गुणे b के घाते x। अगर ये नीचे का भिन्न भिन्न हो, ऊपर का समान हो, घात समान हो। ऐसा भी हो सकता है कि घात समान हो, तो ये दोनों गुणा हो जाएंगे, ये दोनों का गुणा हो जाएगा और घात 1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे a के घाते 3 गुणे b के घाते 3 है, इसका मतलब a गुणे b के घाते क्या हो जाएगा 3। तो ये भी याद रखें कि अगर नीचे का समान है तो ऊपर का जुड़ जाएगा, अगर ऊपर का घात समान है तो गुणा हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, अब देखिए तो यहां पर देखिए नीचे का समान नहीं हो पा रहा है, नीचे का घात जो है समान नहीं है, तो ऊपर का घात समान करते हैं। अगर नीचे का घात समान होता तो हम लोग 10 को 2 और 5 के रूप में तोड़ लेते, 100 को 50 और 2 के रूप में तोड़ लेते, या 100 को 25 और 4 के रूप में। लेकिन यहाँ पर नीचे वाला समान नहीं है, तो हम ये विधि नहीं अप्लाई करेंगे, हमारा ये नीचे घात समान बन सकता है। देखिए 2 के घाते 7, 5 के घाते 6, तो ये 2 के घाते 7 को हम चाहे तो 6 बना सकते हैं। कैसे? देखिए 2 के घाते 6 गुणे 2, यानी इसके घाते कितना 1, यानी 2 के घाते 7 हो गया। तो 2 के घाते 6 अलग कर लिए, 2 5 के घाते 6 गुणे 13। अब देखिए इन दोनों की घातें समान हो गई, तो इसको एक साथ कर लें। 2 के घाते 6 गुणे 5 के घाते 6 गुणे 2 गुणे 13। अब घात देखिए ऊपर का समान है तो ये दोनों गुणा हो जाएंगे। 2 गुणे 5 के घाते 6 गुणे 13 दूनी 26। ये कितना हो गया 10 के घाते 6 गुणे 26, यानी 26 पर 10 के घाते 6 है तो कितने जीरो, 1 2 4 5 6, 6 जीरो है, यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए घात भी बराबर हो सकता है या नीचे वाला भी बराबर होगा, तो ये हमारा घात बराबर कर रहे हैं। नीचे वाला 2 है, 5 है, 13 है, ये नीचे वाली बराबर नहीं है, तो घात बराबर कर लिया हमने। घात कैसे बराबर किया, 2 के घाते 7 को हमने 2 के घाते 6 के रूप में तोड़ लिया, 2 के घाते 6 गुणे 2, 2 के घाते 6, और ये दोनों के घात समान है, इनको एक साथ कर लिए, 2 के घाते 6 गुणे 5 के घाते 6। तो 2 गुणे, जब घात समान रहता है तो दोनों का गुणा हो जाता है, 2 गुणे 5 यानी 10 के घाते 6 गुणे 13 दूनी 26, ये हो गया, ठीक है। चलिए तो देखिए ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि P और Q के मान ज्ञात करना है जिसमें 2520 का अभाज्य गुणनखंड दिया है, ठीक है। तो देखिए 2520 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम निकालते, ये सवाल में है क्या, 25
120 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, उसका जो भी मान है उसी हिसाब से हम तुलना कर लेंगे। तो 2520 का अभाज्य गुणन ये तो कर लेंगे, हम लिख दे रहे हैं। देखिए 2520 का जब भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ये तो निकालना फिर वही भाग देना, ये तो कर लेंगे। क्या आएगा, 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 2 गुणे 5 गुणे 7, यहाँ 2 की घाते 3 है, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड ये तो कर लेंगे, ये तो हम लोग किए हैं, नहीं करेंगे क्या? जैसे इसका गुणनखंड करेंगे 2520 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, इतना तो आएगा। तो इसका क्या हो गया, 3 बार है तो 2 की घाते 3, 2 बार है 3 की घाते 2, 5 है गुणे 7 है। अब देखिए यहाँ पर 2 के घाते 3 है, ये तो मिल गया। 3 के घाते क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर p है, यानी p का मान क्या है, 2 आ गया। यहाँ पर q की जगह क्या है, 5 है और 7 है, बराबर सेम यही है। तो इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है कि अभाज्य गुणनखंड दे दे, उसमें कुछ एक्स वाई करके दे दे, कि इसमें कुछ गायब कर दे, उसको निकालने के लिए कह दे, तो ये भी कर लेंगे। जैसे 2520 का अभाज्य गुणनखंड करिए तो आएगा 2 के घाते 3, 3 के घाते 2 गुणे 5 गुणे 7। तो अब इसमें p और q का मान निकालना है, तो 3 की घात जो है यहाँ पर p दिखाया है, जबकि हमारा एक्चुअल में क्या होगा, 2 होगा। तो p का मान क्या हो गया, 2। q की जगह क्या है, यहाँ 5 है तो 5 हो गया, और 7 है ये, तो कोई भी चीज गायब कर देगा यहाँ पर, दूसरा चीज जैसे यहाँ 2 वाला गायब कर देगा, ठीक है। इस तरह से कई ठो प्रश्न बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये है, हमने प्रश्न बना दिया, इसमें गायब कर देते 3 है ना, यहाँ पर हम कर देते p, यहाँ पर आता q, और यहाँ पर आता 5, और यहाँ पर आता q। अब देखिए p का मान क्या होगा, 2 के घाते 3, p का मान 2 है, और q का मान क्या है, ये 7 वाला गायब कर दिया, 7 हो गया। तो इस तरह से कोई भी प्रश्न आगे पीछे करके बना सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब अभाज्य गुणनखंड से संबंधित है।